मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे न्यारे बच्चों, अब तो क्या है कि हर एक क्लास का एक शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे-जैसे टाइमिंग आती है, वैसे-वैसे आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है भई, अब अभी 10th का खुमार तो उतर ही चुका है, जो लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था। अब हम लोग आगे 2023-24 के लिए, और आज मैं 10th के लिए भी, क्योंकि मेरा मेन एम तो बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th और 12th का, तो आज मैं 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर ही देता हूँ। और फर्स्ट चैप्टर साइंस का आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस यानी टॉपिक समझाऊँगा। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। तो एकदम आराम से सीट बेल्ट बाँध के बैठ जाइए, और सीट बेल्ट बाँधने का मतलब मेरा हमेशा होता है क्या? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ, सारी चीज़ें लगेंगी कि ज़रूरी हैं, तो उनको नोट करते जाना है। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आ जाता हूँ आपके स्क्रीन पे, यानी शेयर के साथ, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं, सारा ही इम्पोर्टेंट आपसे बात करेंगे। ये देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आगे, और अब देखते जाइए। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन अगर शुद्ध लैंग्वेज में बोले तो रिएक्शन का मतलब रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं और लड़ाई भी कह सकते हैं। यानी दो एलिमेंट या दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में क्वेरल करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, और क्यों करते हैं? अपनी-अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी गेन कब करते हैं? जब वो एक प्रॉपर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नए सबस्टेंस बनते हैं और नई प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जिन्होंने आपस में लड़ाई की है, यानी जिन्होंने आपस में मिलके रिएक्शन किया है, और जो अल्टीमेटली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो हमारे काम के लिए, या जो न्यू सबस्टेंस की फॉर्मेशन होती हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सबस्टेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सिंपल। अब बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। देखो, रिएक्शन 2 टाइप के हो जाते हैं, एक फिजिकल रिएक्शन हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सबस्टेंस तो बनते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी समहाउ मिलती-जुलती होती हैं रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मिलती-जुलती होती हैं रिएक्टेंट के, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल भी। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल मामला बदल जाता है। ओके? अब इसमें बात आती है क्या, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन में हमें नज़र आती हैं? एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है
चेंज इन स्टेट। जब रिएक्शन होते हैं तो जरूरी नहीं है, देखो जैसे मान लो कोई शीशा है, कांच का टुकड़ा है, कुछ भी, आप उसको ब्रेक करते हो, तो ब्रेक करने के बाद जब वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में वो ब्रेक होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की जैसी होती है, तो वो फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हो गया, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन इन्फ्लामेबल गैस होती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलता है वाटर, वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो स्टेट है, देखा आपने, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो प्रोडक्ट वाटर बना वो लिक्विड है। तो स्टेट में चेंज हो जाते हैं या आपको कलर में चेंजेस नजर आएंगे केमिकल रिएक्शन के बाद। टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, आपको मालूम ही है कि अभी आगे पढ़ेंगे भी कि 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ-साथ हमें हीट भी मिलती है। जैसे डाइजेशन, अभी एग्जांपल है ना डाइजेशन या रेस्पिरेशन का। तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इसमें, तो साथ के साथ हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया और इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि जब रिएक्शन होते हैं तो साथ के साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेज भी मिलते हैं। तो ये 4 बातें आपको नजर आएंगी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब आगे आ जाते हैं वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को शो करने के एक तो वर्ड इक्वेशन और दूसरा जो केमिकल इक्वेशन है, 2 रास्ते होते हैं। अब वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन का मतलब है अगर हमने उसको वर्ड में लिख दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों वर्ड में है, तो बनेगा क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि गैस का इवोल्यूशन भी होता है, हो सकता है। अब इसी को अगर हमने सिंबल में लिख दिया, अब 9th क्लास में आपने कम से कम 20 तक तो याद किए ही हैं, जो और इम्पोर्टेंट है कि जिंक का सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। जब रिएक्शन होता है, अब ये कौन सा रिएक्शन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये केमिकल इक्वेशन होगी और ये वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें सारी चीजों की जानकारी देता है। क्या? A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of element or chemical formula of reactant and product with mention of physical state. जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम उसके फिजिकल स्टेट के भी बारे में बता देते हैं कि कौन सॉलिड में रहेगा, कौन लिक्विड और गैस में रहेगा। Next is the necessary conditions such as temperature, pressure, or any catalyst should be written or on arrow between reactant and product. अगर उसमें कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपने बाहर से दिया या हीट बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, या प्रेशर चेंज किया आपने या कैटलिस्ट यूज किया आपने, तो वो भी उस केमिकल रिएक्शन में आपको शो करना पड़ता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? Catalysts are those substances which increase, मैं ऐड करूंगा, or decrease the reaction rate by without involving in any chemical reaction, बिना इन्वॉल्व हुए। कई बार आप देखते होंगे जनरल एग्जांपल में कि 2 बच्चों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक हो रही है। अब उसमें एक तीसरा आ जाएगा, वो पहले वाले को भी पिंच करेगा, दूसरे वाले को भी पिंच करेगा और धीरे-धीरे क्या करेगा? दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ा देगा और जब देखेगा कि अब लड़ाई भयंकर हो गई, तो चुपचाप वहाँ से खिसक लेगा। वो जो तीसरा वाला था ना, वही कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया
और उसके बाद खिसक लिया। अब है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एक बातों का हमें खास करके बैलेंसिंग में ध्यान रखना होता है, सिर्फ एक लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल होने चाहिए। बस इतना ही ध्यान देना होता है किसी इक्वेशन के बैलेंसिंग के लिए। 9th क्लास में आपने देखा था, जैसे हम ऑक्सीजन ओ का जो मास हम देखते हैं 16 होता है, 16 AMU। लेकिन अगर O2 हो गया तो 16 into 2, 2 ऑक्सीजन हो गए तो 32 AMU हो गए। तो मतलब कहने का ये कि कंपाउंड का, जितने भी कंपाउंड रिएक्टेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं और जितने भी प्रोडक्ट में टेक पार्ट कर रहे हैं, अगर दोनों के मास सेम है तो इसका मतलब कि वो बैलेंसिंग हो गया। अगर नहीं है तो आप उसे बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए एक मेथड, वैसे कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग 11वीं में करेंगे। लेकिन जो अभी आपको करना है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। और हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? मारो और खिसक लो, यानी कि ट्राई करो और देखो कि फर्क नजर आया है या नहीं आया है। अगर फर्क नजर आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया फिर से ट्राई करो। ओके, तो हीट एंड ट्रायल में देखिए क्या करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसी के एग्जांपल से बात करता हूं। अगर नहीं आएगा समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और भी एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा। अब जैसे ये एक इक्वेशन है, अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे Fe है, एक फेरस है, लेकिन प्रोडक्ट में Fe3 है, 2 और 3 फेरस आ गए। यहाँ पे आप देखो एक ऑक्सीजन है, इस साइड देखो तो O4 है, यानी 4 ऑक्सीजन है। H2 ठीक है, H2 का मामला सही है। तो Fe और O अलग अलग दिख रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें अपनी मर्जी से हम चाहेंगे कि पहले Fe को कर लेते हैं मैनेज, या पहले कौन अलग है, O अलग है, O को कर लेते हैं मैनेज। ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, एक को जब मैनेज करेंगे तो फिर उथल-पुथल दोनों साइड में होगी। फिर हम देखेंगे कि हाँ, और किसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे समझा रखा है। मैंने कहा ना कि देखो Fe में 3 था, तो हमने पहले Fe को मैनेज कर लिया। क्या कर लिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया Fe को। जैसे ही 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर भी Fe3 हो गया और इधर भी Fe3 हो गया। Fe का मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? अब प्रॉब्लम आ जाएगी किसमें? यहाँ ऑक्सीजन को मैनेज करने में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और जो ये क्या किया है हमने? अच्छा, सॉरी, इसी में कर दिया दोनों को। तो अब इसमें क्या किया? एक तो 3 से मल्टीप्लाई करके Fe3 हो गया। और जब ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पे जब स्केलेटन इक्वेशन में देखो आप, ऑक्सीजन 1 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसके आगे, तो अब हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। देखो वही सीन यहाँ बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 ही है। तो फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया। तो ये मेथड जो है हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, 2 रिएक्शन की बात तो मैंने अभी-अभी आपसे कर दी है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ हमें हीट एनर्जी मिलती है। एंडोथर्मिक वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट के साथ हमें हीट देना पड़ता है, तब जाकर के किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, या यूँ कहें कि जब हम हीट देते हैं रिएक्टेंट को, तब जाकर के वो तैयार होता है किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, वो एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन कंबाइंड वर्ड से बना हुआ है। कॉम्बिनेशन को कहीं-कहीं पे आप एडिशन भी देखेंगे लिखा हुआ, है ना? और भी वर्ड है, एक आध हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन नाम से देखो, मैंने अभी लास्ट वीडियो दिया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि रट्टाफिकेशन अब नहीं चलेगा। अब
खास करके साइंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइंस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है और अभी मैंने आज स्टार्ट ही किया है 2023-24 के लिए। तो जब आप एकदम डीपली नहीं समझेंगे बातों को, टर्म को, डेफिनिशंस को, तब तक आप ऑब्जेक्टिव के सवाल ऑब्जेक्टिव के जवाब नहीं दे सकते। रट्टाफिकेशन का ज़माना गया। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये जो नई पॉलिसी आई है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन को बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्रेक होगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अगर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट जो भी है, रिएक्टेंट आपने लिए और वो सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए और एक प्रोडक्ट बना दिया। कंबाइन हो करके जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं 2-3 वो कंबाइन करके और एक प्रोडक्ट बना दिया। तो अब वो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखा है ना? द रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब आप एग्जांपल देख लें, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों रिएक्टेंट हैं। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 अलग है, O2 अलग है, जब आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, वाटर। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं आगे, एक्ज़ोथर्मिक बता दिया मैंने आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन या एडिशन, ये सारे एक ही वर्ड है। अब कंपोजिशन, अगर कॉम्बिनेशन को थोड़ी देर के लिए आप समझ लो ये कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन का उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन। यानी जब सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तब हम उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। So the reaction in which a compound splits into two or more simple substance is called decomposition reaction. ये जो आप A एरो B प्लस C देख रहे हो ना, ये ऐसा क्वेश्चन अभी से 2 साल पहले बोर्ड में आया हुआ है। यही सिर्फ लिखा हुआ था A एरो B प्लस C और आगे इसने कह दिया था कि डिफाइन द नोटेड रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिफाइन करो, तो सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या हो रहा है इसमें? एक सिंगल प्रोडक्ट है और ब्रेक होकर के बी और सी 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भई ये डिकम्पोजिशन है, तब हम उसे डिफाइन भी कर देंगे। एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे। अब देखें नीचे, अब ये क्या है? FeSO4, फेरस सल्फेट, सिंगल प्रोडक्ट है। जब ब्रेक हो रहा है तो देखो, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों का ब्रेक हो रहा है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट 3 में ब्रेक हो गया। वैसे ही देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। एक सिंगल प्रोडक्ट 2 में ब्रेक हो गया। जहाँ भी एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, तो हम उसे कहेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसी में क्या है कि डिकम्पोज़ करने के लिए ऐसे डिकम्पोज़ नहीं हो जाता। बाहर से हीट देनी पड़ती है। अ, कई बार तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन भी होते हैं, यानी कि उसमें कैथोड और एनोड के यूज़ भी किए जाते हैं। जैसे मैं अब पहले बता दूँ आपको थर्मल डिकम्पोज़िशन का, तो थर्मल का मतलब हीट होता है। अगर आपने हीट दे करके, जैसे अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए आपको फेरस सल्फेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको हीट करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। जब आप रिएक्टेंट को हीट करेंगे, तब जाकर के वो ब्रेक होगा। यानी कि ये हीट के कारण ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये थर्मल डिकम्पोज़िशन है। व्हेन डिकम्पोज़िशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। ऐसे ही जब कैथोड एनोड का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर तो बनाते हैं, लेकिन वाटर से अगर वापिस हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन करना पड़ता है। वहाँ पे आपको कैथोड एनोड आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक तरफ कैथोड दिखा रखा है, दूसरी तरफ एनोड दिखा रखा है। कैथोड एनोड जब आप वाटर में हम यहाँ पे देते हैं, ये रॉड है इसकी, ग्रेफाइट रॉड है, तो जा करके ये
ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इधर से आप देख रहे हो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, और इस दूसरे एनोड से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ये बात समझ में है? जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देना पड़ रहा है, कैथोड एनोड नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देने पड़ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात भी कर ही लेते हैं। अभी यूज होता है, लेकिन पुराने जमाने में जो कैमरा वगैरह यूज होता था, जिसमें रील वगैरह होते थे, तो उन रील वगैरह को साफ करने के लिए जब हम ले जाया करते थे, तो वो जो साफ करने वाले भैया होते थे, वो क्या कहते थे, आपने कभी सुना देखा होगा कि वो हमेशा उसको अंधेरे में करते थे साफ। अगर थोड़ा भी रील को अगर आपने छेड़छाड़ कर दी, मस्ती कर ली रील के साथ, तो वो खराब हो जाता था। अगर वो सन में, लाइट में अगर वो एक्सपोज हो गया, इसका मतलब वो खराब हो गया। तो ऐसा क्यों? लाइट मतलब फोटो, फोटो का मतलब लाइट होता है। तो लाइट पड़ने के बाद कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, और ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और उस रील के ऊपर एजीसीएल, सिल्वर क्लोराइड की कवरिंग होती थी, और वही एजीसीएल क्या होता था, जैसे ही लाइट उसके ऊपर, ये देखो आप एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर आया, वैसे ही वो एजी, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता था। और जैसे ही ब्रेक हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। एक तो आपका रील वो खराब हो ही गया, और दूसरा इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर? तो फोटोलाइटिक आपने क्या देखा कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट भी कह सकते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब फिर यहाँ भी नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कहलाता है। अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि क्लास में असेंबली, मतलब हम लोग भी जब छोटे थे, तो हमारी भी एक हैबिट थी, और आप लोगों की भी रही होगी और है भी, कि सबसे आगे बैठना है। वैसे जो बैक बेंचर हैं वो तो उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन बात होती थी कि सबसे आगे बैठना है, और सुबह-सुबह जा कर के अपना बैग पल पटक दिया आगे, और असेंबली में गए, प्रे वगैरह करके आए, और जब तक आए तो देखा कि बैग ही नहीं, गायब, पीछे रखा हुआ है कहीं और। अब रखा तो आगे था, वो पीछे चला गया। किसी ने आपका बैग उठा करके पीछे रख दिया और अपना बैग आगे रख दिया। अब वो किसी ने कौन है? वो किसी ने वो है जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो किसी ने वो है जिससे आप झगड़ नहीं सकते। अदरवाइज़ किसी की हिम्मत, आपसे कमज़ोर की हिम्मत तो होगी नहीं आपके बैग को उठाने की, है ना? तो वो जो किसी ने है ना, वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसने आपके बैग को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, अपनी जगह से हटा देते हैं, और उसकी जगह खुद जाके बैठ जाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल, लिखा है ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो अब जैसे ये देखो, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आप देख रहे हो कॉपर है सल्फेट के साथ, लेकिन जैसे ही फेरस के साथ ये रिएक्शन करेगा ना, तो कॉपर भाग जाएगा, और फेरस जाके कॉपर की जगह बैठ जाएगा। यानी देखो क्या बना, FeSO4 और प्लस Cu, भगा दिया बेचारे कॉपर को। तो आप क्या कहेंगे इसमें? आपके मन में विचार क्या आ रहे हैं कि भाई कॉपर जो है वो कमजोर है, और फेरस शक्तिशाली है, ये इसकी वाली को ले भागा, है ना? अब इसी का उल्टा मैं एक सवाल कर देता हूँ आपसे, कि अगर मैं इसी इक्वेशन को उल्टा लिख दूं, यानी कि रिएक्टेंट बना दूं Cu और FeSO4 को, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसे अगर मैं उल्टा लिख दूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि कंप्लीट वीडियो कौन देखते हैं। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब लिख देंगे, ठीक है? मैं ये टेस्टिंग के लिए छोड़ देता हूँ।
आगे आ जाता हूँ। और एक एग्जांपल और है यहाँ दिया हुआ कि कॉपर सल्फेट है, जिंक से जैसे रिएक्शन करवाया तो कॉपर को हटा के जिंक बैठ गया, यानी कॉपर कमजोर, जिंक बलवान, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी का भाई है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये अदला बदली कर देते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं कि तू मेरी जगह मैं तेरी जगह, है ना। उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे इसमें आप देखो, क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्टेंट में बेरियम है, लेकिन जैसे ही यहाँ मामला प्रोडक्ट में पहुंचा तो अब बेरियम चला गया सल्फेट के साथ और क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया। तो ये दोनों अगर स्वैपिंग कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तब हम कहते हैं कि भैया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसके बाद बात आ जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम से पता यहां भी लगता है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में, किसी एलिमेंट में, किसी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहे हो, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन के नंबर कम हो रहे हो या ऑक्सीजन खत्म ही हो रहा हो, गायब ही हो रहा हो, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन के बेस पे भी डिफाइन करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता है क्या, ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ हो या इसका उल्टा हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ हो। किसी कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हम कहते हैं भैया इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तब हम कहते हैं उसको रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं। एक और होता है जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। है क्या कहीं लिखा हुआ, आपको नजर आ रहा है कहीं? हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स को बीच से फाड़ दो, RED और दूसरी तरफ OX। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं तो देखो, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में कॉपर है, यानी इसका ऑक्सीजन भाग गया, इसका ऑक्सीजन भाग गया मतलब रिडक्शन हो गया। ऐसे ही इधर हाइड्रोजन है और दूसरी साइड में वाटर है यानी H2O है। अब हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट में फ्री था ऑक्सीजन से, लेकिन प्रोडक्ट में आते के साथ ऑक्सीजन आ गया इसके साथ, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहीं पे बात आती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो एजेंट कौन होता है, शुद्ध हिंदी में एजेंट को दलाल कहते हैं। एजेंट वो होते हैं जो हमारे काम में हेल्प करते हैं। तो बताओ ना भैया कि जब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था यानी ऑक्सीजन भाग रहा था, तो इसके ऑक्सीजन को संभालने का काम किसने किया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने किया, ऑक्सीजन जाके इससे चिपक गया, यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगर मैं सवाल करूं दूसरा कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में किसने मदद करी, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में कॉपर ऑक्साइड ने मदद करी, इसने अपना एक ऑक्सीजन इसको दिया H2 को। अगर नहीं दिया होता तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो दलाल यहाँ पे CuO हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। ऐसे हम एजेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में क्या कारनामे हैं। बहुत तगड़े तगड़े कारनामे हैं, लेकिन दो कारनामे आपको पढ़ने हैं। एक को कोरोजन कहते हैं और दूसरे को हम नहीं बोलूंगा रेंसिडिटी कहते हैं, दूसरे को रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन और रस्टिंग क्या होता है जरा इसमें भी आप समझ लें। इसमें नहीं लिखा हुआ है, समझ लें आप। कोरोजन होता है ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल, कोई भी मेटल का सबस्टांस है
कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं उनको छोड़ के, अगर उनको आप एक्सपोज करके बाहर में छोड़ दो, तो धूल, पानी, धूल तो नहीं लेकिन वाटर और ऑक्सीजन के मिलने से वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ। और किसी भी मेटल में जो जंग लगता है ना, जंग लगने के बाद जब हमें वापस मेटल चाहिए साफ-सुथरा, तो क्या करते हैं? उसको हम घिस-घिस करके स्लेज पेपर से साफ कर देते हैं। अब साफ कर देंगे तो जो जंग लगा पार्ट है, वो भी तो, उसमें भी तो मेटल ही था, तो वो तो कम हो गया, अब उसका वेट तो कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं ईटिंग अवे। तो मेटल का, किसी भी मेटल का जो ईटिंग अवे होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। लेकिन ईटिंग अवे ऑफ स्पेशली आयरन, लोहे का जो कोरोजन कोरोजन होता है, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है वो आयरन में होता है, कोरोजन हर मेटल में होता है, जिसमें भी ईटिंग अवे हो रहा है वो सब कोरोजन नाम देंगे उसको। लेकिन आयरन के लिए हम कोरोजन भी यूज कर सकते हैं और उसका एक स्पेशल नाम तो है ही, रस्टिंग, वो यूज होगा। अब ये कोरोजन और रस्टिंग से भाई आप बचाना है तो कैसे बचाओगे? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिवेंशन करने के लिए भैया बात सीधी है कि या तो आप उसके ऊपर ग्रीसिंग कर लो, ग्रीस लगा दो, तो एनवायरनमेंट से उसका संपर्क कट जाएगा, टूट जाएगा। तो जब ऑक्सीजन और वाटर मेटल के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो रस्टिंग या कोरोजन काहे का? या तो आप उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, पेंटिंग से भी तो वही होता है ना, देखते हैं ना, कोई लोहे लक्कड़ का सामान, कोई मेटल का सामान हम लाते हैं तो फटाफट उसके ऊपर पेंट मार देते हैं। पेंट मारने से क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर का संपर्क खत्म, टूट गया। टूट गया तो फिर वो मेटल आपका बच गया, ठीक है ना? और इसी तरह से और भी आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कर दें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? पानी चढ़ाना हिंदी में कहते हैं। जानते होंगे ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जैसे हमें कोई मेटल बचाना है, तो उसके ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दो, परत चढ़ा दो उसकी। तो अब जो एनवायरनमेंट रिएक्शन करेगा, जो वाटर और मॉइस्चर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, वो तो उसके ऊपर जो कोटिंग आपने चढ़ाई है उससे करेगा। मेटल तो आपका सुरक्षित है, बचाना तो हमें मेटल ही था, बच गया। या गैल्वेनाइजेशन, जहाँ अभी आपने देखा था कैथोड एनोड का यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ भी जब चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, हमेशा अगर वो न्यूट्रल रहते हैं, तो किसी टाइप का रस्टिंग और कोरोजन नहीं होता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके थे। अब आ जाते हैं रैनसिडिटी पे, और रैनसिडिटी क्या है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का या यूँ कहें फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो स्मेल आना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। और जो स्मेल आने लगता है ना भोजन से, अब गर्मी के मौसम में देखते हैं ना, जल्दी अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तब तो और जल्दी वो खराब हो जाता है फूड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बार-बार हम उसको हीट कर देते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो, बार-बार फ्राई करो, या उसको उठा कर के फ्रिज में डाल दो, या तो टेम्परेचर आप बढ़ा दो या टेम्परेचर आप डाउन कर दो। क्योंकि जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शंस होंगे ऑक्सीडेशन के, और आपका फूड खराब होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने या तो समय-समय पे इंक्रीज़ कर दिया या उसको फ्रिज में रख के डिक्रीज़ कर दिया, तो फिर रिएक्शंस नहीं होते हैं और आपका फूड बचा हुआ रहता है। दूसरा मेथड भी है, आप जो कई सारे ऐसे देखते होंगे आप पैकेट चिप्स वगैरह के जब खाते हैं आप, तो जैसे ही आप दुकान से खरीदते हैं, तो मन में 2-4 श्लोक ज़रूर सुनाते हैं। उसको कहते हैं कि भैया ₹5 में 5 चिप्स बस, बाकी हवा भर दिया। अरे भैया हवा नहीं है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि चिप्स को बचाने का काम करती है, खराब नहीं होने देती है ना? तो कृपया दुकानदार को कुछ ना बोलें, ठीक है ना? और तो आप इस तरह से टाइट कंटेनर पुट करके या एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके
नाइट्रोजन मैंने बताया ही, या उसको रेफ्रिजरेशन करके, इन सब उपायों से आप रेसिडिटी को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 10th का एक चैप्टर करवाया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएँगे, और अगर कोई कंसेप्ट आपका छूटा हो, कोई कंसेप्ट और समझना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं आपको मेरे पास लीगल वे है, वहाँ से मैं आपको फटाफट वे में हेल्प करूँगा। श्योर, ऑलवेज़ 24 आवर। अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, और जहाँ कोई समस्या हो मुझे बताइए। आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो है 2023-24, या यूँ कहें कि इस यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो ही है मेरा 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे रिकमेंड करें। रिकमेंड करने का मतलब कि अपने दोस्त यार जो भी क्लास में हैं, 9th से लेके 12th तक मैथ साइंस की, 11th-12th में केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, तो जो भी आपके हैं ऐसे अ, दोस्त यार, उनको आप बताएँ और शेयर करें, और ताकि कुछ इधर भी व्यूज़ बढ़े। मज़ा तो तब आता है ना जब ऑडियंस सामने हो। ओके? तो अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद।